नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में मची भगदड़ के लिए प्रशासन ने सेना को जिम्मेदार ठहराया है। डीएम का कहना है कि भर्ती की तैयारी मीटिंग के दौरान सेना के कर्नल ने कम भीड़ होने की बात कही थी। यही नहीं, बिहार के दानापुर में होने वाली भर्ती के निरस्त होने की सूचना भी उन्हें 18 नवंबर को एक लेटर के जरिए मिली है। दरअसल बिहार के दानापुर में उत्तर प्रदेश की भर्ती 17 नवंबर को होनी थी, लेकिन भर्ती निरस्त होने के कारण यूपी के हजारों युवाओं का हुजूम पिथौरागढ़ को निकल पड़ा। पता चला कि जो टीए भर्ती में दानापुर बिहार की रैली कैंसिल हो गई है और उससे ट्रेनों में भर करके इधर की ओर आ रहे हैं। जब हमें ये जानकारी 18 तारीख को मिली तो हमने 18 तारीख से अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई। हमने यहाँ पर विद्यालयों के जो बड़े बड़े हॉल हैं वो सारे ओपन करवा दिए। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल सेना की भर्ती में मची अफरा तफरी के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए बाहरी जिलों से भी पुलिस को बुलाया गया। खुद एसपी भी भर्ती स्थल पर डटी हैं। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती चल रही है। शुरुआती दिनों में खासी अफरा तफरी यहाँ पर मची थी, लेकिन आज हालात बहुत हद तक सामान्य है। पिथौरागढ़ की एसपी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मैम, क्या स्थिति है? जनपद पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी की ओपन रिक्रूटमेंट रैली आयोजित की जा रही है। वर्तमान में प्रतीक्षारत जो अभ्यर्थी हैं वो 3 से 4 हज़ार की संख्या में हैं। उनको भी जल्द ही इसमें एंट्री करवाई जाएगी। और जिलों से भी पुलिस मंगाई है क्या आप लोगों ने? हाँ, जनपद पुलिस इसमें शांति व्यवस्था में डिप्यूट की गई है। साथ ही बाहर के जनपद से भी यहाँ पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। ये थी पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव। इन्होंने कहा कि जो हालात हैं बहुत हद तक नियंत्रण में हैं और जो अभ्यर्थी आए हैं उनके रहने और खाने के भी यहाँ पर बेहतर इंतजाम अब किए जा रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल सेना की भर्ती में युवाओं की भारी भीड़ मौजूद है, लेकिन अब हालात बहुत हद तक काबू में हैं। बीते दिनों हजारों की तादाद में उमड़े युवाओं के कारण खासी दिक्कतें प्रशासन को उठानी पड़ी थी। हालात तो यहां तक पहुंच गए थे कि युवाओं को काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करनी पड़ी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में नजर आ रहा है। युवाओं के ठहरने के दर्जनों स्कूल में इंतजाम किए गए हैं, जबकि 100 से अधिक बसें भी लगाई गई हैं। यही नहीं, खाने के लिए लंगरों का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। भर्ती में आए युवा भी अब इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती 26 नवंबर तक होनी है, जिसमें कई राज्यों के युवा भाग ले रहे हैं। इंतजाम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी रहने की, ना सोने की ना खाने की, बढ़िया इंतजाम था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस आने में जो बस वगैरह थी उसकी सुविधा बेकार थी, उसमें हाँ दोगुना किराया ले रहे थे, आने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दौड़ में भी वैसे में भी देखने में भी। और तुम्हारा जो फैसिलिटी वगैरह थी आर्मी की तरफ से वो थोड़ी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर जो रहने वाले थे वो भी थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे और खाना वगैरह फैसिलिटी सब अच्छी थी सर। पिथौरागढ़ में इन दिनों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। भर्ती में कई राज्यों के हजारों युवा पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में युवाओं के आने से कई दिक्कतें भी हो रही हैं। खासकर युवाओं को खाने और रहने की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में कई सामाजिक संगठनों ने आगे आकर युवाओं की मदद की है। दर्जनों जगहों पर लंगर लगाकर युवाओं को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, शुरुआत में जिस तरीके की दिक्कतें आई, भगदड़ जैसी स्थितियां बनी, उसके बाद अब किस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और क्या सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, शुरुआती अगर 2 दिनों की हम बात करें तो काफ़ी अफरा तफरी रही, क्योंकि हज़ारों की भीड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो एकाएक शहर में आ गई थी, जिस कारण से इनके रहने खाने की तमाम दिक्कतें यहाँ पर मौजूद रही। कई जो अभ्यर्थी थे वो भूखे रहे, लेकिन 2 दिन के भीतर जिस तरीके की दिक्कत रही वही हालात काबू में भी आए हैं। पूरी तरीके से ये कहें कि प्रशासन ने जो कोशिशें की वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन खासकर जो सराहनीय कदम है यहाँ के सामाजिक संगठनों का, कई युवाओं का है, जिन्होंने जगह जगह लंगर लगा रखे हैं और जितने भी अभ्यर्थी आए हैं उनको मुफ्त में एक तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। रात भर उनके लिए खाने बनाने की तैयारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोशिश उनकी ये है कि पहाड़ में अगर कोई आया है तो भूखा न जाए, हर
व्यक्ति तक खाना पहुंचे, ये कोशिश यहाँ पर लग रही है। और ये पूरा का पूरा जो प्रयास हो रहा है बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। जितने युवा भर्ती में शिरकत कर रहे हैं उनको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी के रहने का इंतजाम नहीं है तो वो भी कोशिश यहाँ के सामाजिक संगठन कर रहे हैं ताकि उसको छत यहाँ पर मिल सके। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शुरुआती 2 दिनों में जिस तरीके की अफरा तफरी दिखी, जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान थे, उसके बाद हालात सामान्य भी हुए हैं, काबू में भी आए हैं और सबको छत भी मिल रही है और खाने के लिए भी यहाँ पर मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 11:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में सीएम धामी अफसरों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। वहीं पिथौरागढ़ से लौटने के बाद सीएम धामी शाम 5 बजे देहरादून में भी जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे और योजना की प्रगति जानेंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आज पिथौरागढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। जिले के विकास कार्यों की जानकारी पुष्कर धामी लेंगे। 11:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गुरुवार को आयोजित मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए विस्थापन की कार्यवाही जल्द की जाए। जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है उनको सहमति के आधार पर जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए। विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य कोई निर्माण करने की जरूरत हो तो किए जाएं। सौंग बांध बन जाने से देहरादून की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है और भूजल स्तर में भी खासा सुधार होगा। चारधाम यात्रा के लिए जल्द एक प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, जिसके सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेश की आर्थिकी का आधार माना है और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर यात्रा प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगले साल की तैयारियों को अभी से शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा प्राधिकरण के गठन के लिए सभी हितधारकों की राय ली जाए। साथ ही बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और अधिक बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रा से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर ही मिल जाए। केदारनाथ में बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है और इसके पीछे मजबूत वजह भी बताई है। बीजेपी का कहना है कि 28,000 से ज्यादा महिला वोटर्स ने वोटिंग की है जो कि बीजेपी के पक्ष में गई हैं। साथ बीजेपी का कहना है कि करीब 1700 प्रवासियों को वो केदारनाथ में वोटिंग के लिए लाने में कामयाब रहे और यही 2 सूत्र उनकी यानी कि बीजेपी की जीत की वजह बनने जा रहे हैं। ऐसा तो केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली सीट बनने वाली है। जहां महिला मतदाताओं ने मत प्रतिशत बढ़ाया, हमारी प्रत्याशी मातृशक्ति के रूप में वहां कैंडिडेट रही हैं और जिस प्रकार से हमने प्रवासी मतदाताओं को भी एक उत्साह के साथ मतदान करने का आह्वान किया, तो मुझे आज कहते हुए 1700 से ज्यादा प्रवासी मतदाता जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में थे वो भी सब मतदान करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश भर के निकायों से जुड़े अपने मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की 1-to-1 मीटिंग ली। एजेंडा था निकाय चुनाव। मीटिंग के जरिए जहां संभावित दावेदारों को लिस्टेड किया गया, वहीं पार्टी नेताओं का मन भी टटोला गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में करीब साल भर से टलते आ रहे निकाय चुनाव को लेकर दिसंबर में ऐलान हो सकता है, लिहाजा बीजेपी अब निकाय चुनाव की एक्सरसाइज में जुट गई है। गुरुवार को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में पड़ने वाले पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी और सह प्रभारियों को देहरादून बुलाया गया, जहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के द्वारा एक से 1-to-1 बातचीत की गई। मीटिंग में निकायों में दावेदारों को लेकर मंथन किया गया। एक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, नगर पालिका पंचायत के बारे में चर्चा की है और अभी तक कौन कौन कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है उस सब पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ अभी प्रत्येक मंडल से परोक्षक टीम जाएगी, परोक्षक टीम के माध्यम से क्या काम होगा चर्चा हुई है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं, तो
किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई है। सर आरक्षण वगैरह का मुद्दा भी है अभी। आरक्षण का मुद्दा सरकार का मुद्दा है, ये तो सरकार तय करेगी। बीजेपी ने मीटिंग के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। निकाय चुनावों में दावेदारों की बीजेपी के भीतर एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कैंडिडेट को लेकर पार्टी नेताओं में कोई अंतर्विरोध न रहे, इसके लिए सभी की राय ले ली गई। दूसरा, किस सीट पर कौन मजबूत दावेदार हो सकता है, इसका भी एक मोटा खाका खींचने में पार्टी कामयाब रही। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतकर टॉप में रही थी। लेकिन इन 6 सालों में नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक निकायों की संख्या बढ़ गई है। बीजेपी का पहला टारगेट दावेदारों को लेकर पार्टी नेताओं में एक राय बनाना है, ताकि वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़कर निकायों में भी अपनी सत्ता रिपीट कर सकें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के पांडुकेश्वर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां सड़क कटिंग का निर्माण काम चल रहा है। अचानक सड़क कटिंग होने के दौरान बड़े बड़े पत्थर गिरकर मकान के अंदर घुस गए। गनीमत रही कि घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। लोगों ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि मानकों को ध्यान में रखकर सड़क कटिंग का काम नहीं किया जा रहा है। नैनीताल में बड़ा हादसा होते होते टला है। देर रात 12 बजे मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास 2 बाइकों में अचानक आग लग गई। इससे आसपास खड़े वाहनों को खतरा बन गया। हालांकि इस दौरान 2 बाइक पूरी तरह जल गईं। वहीं इन बाइकों को बचाने में एक युवक भी घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भड़बड़ मतलब जैसे मोटर को गया भड़बड़ बढ़ने लग गई। मैंने गाड़ी को खींचने की कोशिश करके कपड़ा डाला, बुझाने की कोशिश करी, बुझी नहीं रही। अब मैं क्या करता, अब बुलाने लगा सबको, पर मैं नहीं रुकता, वो सब गाड़ियाँ जल जाती। सर अभी 2-5 मिनट पहले हमें सूचना मिली थी कि यहाँ रिक्शा स्टैंड मॉडर्न बुक डिपो के सामने कहीं बाइकों में आग लगी है। इसमें 2 बाइक जली हैं, लेकिन घटना बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ से कम से 100 गाड़ियाँ तो लगभग थी यहाँ पर, बाइकें। तो 2 मोटरसाइकिल जली हैं, इसमें एक स्कूटी है, एक और बाइक है उसमें। नैनीताल में करोड़ों खर्च कर सड़कों का चौड़ीकरण तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जहां सड़क चौड़ीकरण किया गया, वहीं ये पार्किंग में तब्दील हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मोहनको से लेकर गोलघर चौराहे तक सड़क को चौड़ा किया गया, वो भी पार्किंग में तब्दील हो गया है। वहीं नाला पाटकर मस्जिद चौराहे को भी बढ़ाया गया, लेकिन उसमें पार्किंग तैयार कर दी गई है, जो नैनीताल शहर में सबसे ज्यादा जाम का कारण बन गया है। वहीं अब भी अनेक स्थानों पर प्रशासन सड़क को बढ़ाने में करोड़ों का खर्चा कर रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, के क्या खेल चल रहा है, जरा बताइए, और प्रशासन और तमाम लोगों की तरफ से क्या रिएक्शंस इस पर सामने आए हैं? देखिए अनुपम, पहले बता दूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सड़क चौड़ीकरण का आदेश दिया था और यातायात को सुगम करने का निर्णय दिया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन हालांकि सड़कों का चौड़ीकरण, बेंडिंग, तमाम चौराहों का चौड़ीकरण कर रहा है, लेकिन बावजूद इसका कोई फायदा न पर्यटकों को न स्थानीय लोगों को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिन इलाकों में सड़क चौड़ीकरण किया गया, खासतौर पर मोहनको से जो गोलघर चौराहा है या फिर मस्जिद चौराहे से जो मेट्रोपोल तक है, उनको पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। उसका जाम का सबसे बड़ा कारण नैनीताल में बन रहा है। हालांकि इन सारे चीजों को लेके, सड़कों के चौड़ीकरण को लेके, सौंदर्यीकरण को लेके तमाम सवाल, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो शहर के लोग हैं, वो उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि पैसे की बंदरबांट जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। क्योंकि जो फायदा टूरिस्ट को मिलना है, स्थानीय लोगों को मिलना है, वो नहीं मिल पा रहा है। बावजूद इसके काम लगातार जारी
जारी हैं। हालांकि प्रशासन से हमारी इस पूरे मसले पर बातचीत हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि जो सुझाव काम के दौरान भी उनको मिल रहे हैं तो उस पर वो चेंज करने को तैयार हैं। कई चीजों पर उन्होंने चेंज किया है, लेकिन जिस तरह से जो दिक्कत खास तौर पर जो यातायात को लेके है, जो जाम को लेके है, वो समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसको लेके जो प्रशासन है तैयारी इस पर भी जुटा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नैनीताल में भीड़ बढ़ा है, उसको लेके अब हल्द्वानी और जो कालाढूंगी है वहां पर बड़ी पार्किंग बनाकर शटल सेवा से नैनीताल तक टूरिस्ट को लाने की योजना पर भी काम कर रहा है। अब ये भी देखना होगा कि ये काम कब तक होगा, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करीब 2 साल पहले ये कहा था कि आप हल्द्वानी में व्यवस्था करें, नैनीताल में इतने संसाधन नहीं है कि आप सड़कों को चौड़ा करके उनमें पार्किंग बना के या इस तरह से नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्लो कैंचीधाम का बड़ा है, नैनीताल का बड़ा है, तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा हो सकता है। और जो सड़कों का चौड़ीकरण है उसमें पैसे की जिस तरह से बंदरबाट हो रही है, सड़कों का लगातार चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो इस पर सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग है। अनुपम। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैचीधाम में एक और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी तो भवाली और भीमताल में भी पर्यटकों का रेला लगने लगा। तो प्रशासन ने भी कोसी और शिप्रा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की पहल शुरू की है। कैचीधाम में अब प्रदूषण मुक्त करने की योजना तैयार हो चुकी है। शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एसटीपी प्लान की योजना फाइनल चरण में है। तो पर्यटकों का दबाव झेल रहे भवाली, भीमताल और कैचीधाम में 210 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाना है। इसके लिए कैचीधाम में 50 करोड़ से एसटीपी तैयार होगी। तो भवाली में 90 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जमीन तलाशी जारी है। इन शहरों में टूरिस्ट के बढ़ रहे दबाव और स्थानीय लोगों की बढ़ती जनसंख्या से सीवरेज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने लगी है। जो एसटीपी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए की घोषणा हुई थी सीवरेज योजना के लिए और एसटीपी के लिए, उसका सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है। अभी सिर्फ भवाली के लिए भूमि के चिन्हीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। उसमें लगभग 1 माह का समय लगेगा, जिसमें जनपद से समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण होकर डीपीआर शासन को धनराशि आवंटन के लिए यहाँ से भेज दी जाए। जोशीमठ आपदा के बाद न्यूज 18 ने इन इलाकों के लिए सीवर ट्रीटमेंट की आवाज को बुलंद किया। एसटीपी नहीं होने से कैचीधाम में शिप्रा नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। भवाली, कैचीधाम और भीमताल में ही 15,000 से ज्यादा होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट, शोरूम, दुकान और मकान हैं। लेकिन सीवर ट्रीटमेंट नहीं होने से इन पहाड़ों में भी खतरा बन रहा है। वेस्ट है जो निकलता है भवाली से और जो वो है उसके ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कैची के पर्यटकों को और भवाली की जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए देखते हुए मुझे लगता है कि एसटीपी की बहुत सख्त आवश्यकता है भवाली में। बहरहाल कैचीधाम में बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में और अधिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तुरंत कार्य योजना में लाया जाना चाहिए, ताकि इन शहरों की खूबसूरती को कोई धब्बा न लगे। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्क की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद हो चुके हैं। कपाट बंद होने के बाद से ही धाम में लगातार तापमान गिरता जा रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बहने वाली इंद्रधारा जम चुकी है। पूरी धारा ने बर्फ का आकार ले लिया है। इतना ही नहीं, कई जगह पानी की लाइन भी जमने की खबर है। वहीं माड़ा घाटी और नीति में प्राकृतिक झरने जमने लगे हैं। हरिद्वार जिले के एक आवासीय विद्यालय में स्कूली बच्चों को मीट खिलाए जाने और स्कूली छात्राओं से ही किचन में बर्तन धुलवाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बहादुराबाद विकासखंड के रानी माजरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है। इसमें स्कूल की कुछ छात्राएं किचन में एक बर्तन में रखे मीट को धो रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और विद्यालय प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विद्यालय की वार्डन ने कहा है कि उन्होंने मीट मंगाया गया था और किचन में सिर्फ गर्म किया गया था।
विद्यालय में चिकन बना नहीं, चिकन सिर्फ गर्म हुआ है। दूसरी बात यह है कि 20 बच्चों ने कहा था मुझे कि हम चिकन खाना चाहते हैं, और मैंने अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनसे पहले अनुमति ली थी, और उन्होंने कहा था कि मैम आप चिकन खिला सकते हैं, बच्चों को अलग बर्तन में खिलाएंगे, और आप जो है जो हमारा किचन है किचन के बाहर खिलाएंगे। उत्तरकाशी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और पालिका की संयुक्त टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। यहां तांबाखानी सुरंग और बाजार के पास से नालियों और हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर बुलडोजर से तोड़ा गया, जिसका अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताया। हालांकि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल ने समर्थन किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने हाईवे पर सामान फैलाने वालों को सामान भी जब्त किया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पूरा व्यापार मंडल इसमें साथ है। जो भी अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, चाहे मेरा है चाहे किसी और का है, और जो अतिक्रमण है चिन्हित करें। हम स्वयं अपने बाजार का अतिक्रमण हटाएंगे और सामान जो है दुकान के बाहर नहीं लगना चाहिए। मेरी चांदनी फ्रूट शॉप है, मेरे को प्रशासन ने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया। अब मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है ना खाने वाला है, मैं अकेले कमाने वाली जरिया हूँ ना, मेरे बाप है ना भाई। अब 6 महीने कहाँ जाएंगे? अभी से हमने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करी है। 2 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट कर लिया था कि नालियों के ऊपर जितना भी है अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाया जाए। आगे भी हम अभी आज से हमने शुरू कर दिया है, तो ये चलता रहेगा। अभी विकासनगर के सहसपुर के शेरपुर गांव में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया और ग्राम पंचायत की 9 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। शेरपुर गांव के ग्रामीणों ने डीएम देहरादून को ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि ग्राम समाज की जमीन पर प्लॉटिंग के इरादे से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए अतिक्रमणकारियों को कुछ दिन की और मोहलत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद नगर निगम हल्द्वानी से पूछा है कि क्या इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उनको देखें। कोर्ट इस मामले में अब 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक चौड़ीकरण का काम होना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो कि दूसरे पक्ष को पढ़ के आने के लिए कहा, तथा यह भी कहा कि चौड़ीकरण के क्या मानक और क्या आधार हैं, तथा ये चौड़ीकरण की एक्सरसाइज करने से पहले क्या सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी उससे पहले पूरी कर ली गई है या सीधे इस तरह के नोटिस लोगों में दे दिए गए।